जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास का लूसेंट ऑप्शनल से जो 16वां टॉपिक चल रहा था, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। तो बंगाल, मैसूर, पंजाब, इनके बारे में तो हम लूसेंट बुक से एक्सप्लेन कर चुके थे। आज जो एक्सप्लेन करना है वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में बताना है। प्रत्येक गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे और वायसराय के बारे में बताएंगे और इनके बारे में जो कोई मुख्य बातें हैं वो भी आपको समझाई जाएंगी। और 21 से 40 तक क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन होंगे लूसेंट ऑप्शनल से। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। वारेन हेस्टिंग के बाद सर जॉन मैकफर्सन हुए। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए। फिर सर जॉन शोर हुए। फिर लॉर्ड वेलेजली हुए। सर जॉर्ज वार्लो हुए। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम वेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक आज आप लोग देखेंगे। फिर आगे जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुए वो आगे आएंगे, लेकिन लॉर्ड कैनिंग तक आज इसमें देखेंगे। तो 42वां टॉपिक है लूसेंट का, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। पहला बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये 1757 से 1760 ईस्वी तक और दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक, 57 से 60 तक और फिर 1765 से 1767 तक। क्या इनके बारे में मुख्य बातें हैं? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन और शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय। अन्य गवर्नर जनरल वरेलास्ट 1767 से 69 तक हुए। कार्टियर भी हुए 1769 से 72 तक और वारेन हेस्टिंग 72 से 74 तक। तो ये तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वारेलास्ट 1767 से 69 तक, कार्टियर 1769 से 72 तक, वारेन हेस्टिंग्स, तो ये तो बंगाल के गवर्नर हुए। फिर अगली हेडिंग है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कितने हुए। तो ये बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वरेलास्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। फिर इसके बाद क्या हुआ जब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बने? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। इस प्रकार भारत में अगर कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स हुए 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल भी बना।
वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो 1774 से 1785 तक रहा, इसके बारे में कुछ देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसके फेमस कार्य हैं, इसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, जबकि दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। ये एक काम था। दूसरा, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जो नाइब निजाम थे वो मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। तो ये कलकत्ता का व्यू। फिर आगे क्या हुआ? अगला पॉइंट है, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। अब फिर क्या हुआ? हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय में यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने बनारस में 1782 में संस्कृत विद्यालय। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार चार्ल्स विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। अंग्रेजी का जो गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस था, तो उसको वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में, वो गीता के अनुवादकार हैं विलियम विल्किंस और ये हैं सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में
अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे था। कौन था? एलिजा इम्फे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी, इसीलिए एलिजा इम्फे को इस्तीफा देना पड़ा गुस्से में। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। और क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक हुआ तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगोल की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। कौन सा अधिकारी? राय रायन होता था। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। राय रायन जो हिसाब किताब पूरे भारत का देखेगा तो इस राय रायन होता था। इस पद को पहला भारतीय प्राप्त करने वाला दुर्लभ राय का पुत्र राजबल्लभ था। एक मुख्य बात, 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के बाद लागान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्त की गई, जिसका कार्य सभी कानून गोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई। अगला है, और इसने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स जो था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया, उसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। दूसरे जो हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो वो हुए सर जॉन मैकफर्सन। अगले जो हैं सर जॉन मैकफर्सन, ये 1785 से 1786 तक हुए, जब वो छोड़ के वारेन हेस्टिंग्स चला। इनका क्या काम था? इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल 85 से 1786 ईस्वी तक। इसके बाद जो हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 से, मतलब सर जॉन मैकफर्सन के कार्यकाल के बाद 86 से 1793 तक, और फिर 1805 ईस्वी में भी ये बने। 1786 से 93 तक, फिर 1805 ईस्वी। क्या है इनके लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्य? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त अधिकार जिले के कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों की इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस के समय में जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। सूबेदार, जमादार भारतीय सेना में और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन व डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। वो भू राजस्व का 90% कंपनी को और
10% यानी 1/11वां भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। लागू तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, लेकिन स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी ये जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जो ये स्थायी बंदोबस्त थी, इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये तो इनके कुछ काम रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में गवर्नर जनरल जो कंपनी का बना वो सर जॉन शोर बना, जिसने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी। सर जॉन शोर ये 1793 से 1798 तक रहा। इसके बारे में एक ही कार्य प्रसिद्ध है सर जॉन शोर के बारे में कि इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई, मतलब किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता था। 1793 से 98 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद जो गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड वेलेजली। 1793 से 98 तक सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेजली इनका क्या है? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे जैसे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के जो होलकर लोग थे उन्होंने सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेजली की स्वीकार नहीं की थी। लॉर्ड वेलेजली के समय में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 में मारा गया। लॉर्ड वेलेजली ने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में। लॉर्ड वेलेजली ने ही जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। एक नोट आया है 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों की 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। 1806 में भारत भेजे जाने वाले जो भारत को भेजे जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 2 वर्ष प्रशिक्षण लेंगे तभी भारत को प्रशासन करने आएंगे। तो ये तो नोट था। अब कलकत्ता में जो नागरिक सेवा में भर्ती किए गए उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला लॉर्ड वेलेजली। और क्या बात है, लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कालकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1786 से 1793 तक और फिर 1805 में इसका कालकाल शुरू हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर सर जॉर्ज वार्लो बना। कौन गवर्नर बना कंपनी का गवर्नर जनरल? सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 तक। इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है, सिर्फ 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह।
फिर इसके बाद सर जॉर्ज वार्लो के बाद में लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक। देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने की। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। तो ये घटना है लॉर्ड मिंटो प्रथम की। अगले जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, अब की आए हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तो ये तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक। 1823 से 1828 ईस्वी तक। तो लॉर्ड एम हर्स्ट जो थे, इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 1826 ईस्वी तक लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि, जिससे ये युद्ध शांत हो गया, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। तो ये तो लॉर्ड एम हर्स्ट की घटनाएं थी। इसके बाद लॉर्ड एम हर्स्ट के बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 से 1835 ईस्वी तक कंपनी के गवर्नर रहे। 1828 से 1835 ईस्वी तक क्या घटनाएं इनके समय में हुई? देखिए, 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, ये मद्रास का गवर्नर था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही, यानी 1806 ईस्वी में, माथे पर जाति चिन्ह न लगाने तथा कानूनों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी के समय में, जब मद्रास का ये गवर्नर था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो फिर गवर्नर जनरल बंगाल का था, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही भारत का गवर्नर जनरल होगा, ऐसा कहा ब्रिटेन की सरकार ने। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करता था, क्योंकि अभी तक तो बंगाल के ही गवर्नर थे, है ना। पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए, फिर कंपनी के अधीन तक ये गवर्नर जनरल चले, लेकिन जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, मतलब कंपनी के अधीन बंगाल का। लेकिन भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, है ना। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो बना उसमें वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए, बंगाल का प्रथम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन भारत का पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग्स। और जब ये रॉबर्ट क्लाइव था तो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, लेकिन ब्रिटेन सरकार की तरफ से नहीं बना था। आगे
तो गवर्नर जनरल राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। धारा 17 के द्वारा 1829 में अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी स्त्री प्रथा पर रोक लगाने का पहले प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कानूनी जामा नहीं पहना पाया। लेकिन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1830 तक इसने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे, तो ये भी समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सन 1835 ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। किसकी? 1835 में। बड़ा अच्छा काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कलकत्ता में 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्यकचेर को हड़प लिया। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग एवं मध्यकचेर को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर आमीन का था, जिसे 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। सदर आमीन का पद 700 रुपया तनख्वाह। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ये कंपनी के चार्टर 1833 का ही का एक्ट था, जिसमें धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बड़ा अच्छे काम किए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो हैं चार्ल्स मेटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहे। 1835 से 1836, 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक और 35 से 36 तक यानी विलियम बेंटिंक के बाद में चार्ल्स मेटकॉफ। इनका क्या काम है? चार्ल्स मेटकॉफ अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण इन्होंने हटा दिया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 36 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो 36 के बाद में लॉर्ड ऑकलैंड बने, जो 36 से 42 तक हुए। 36 से 1842, 1836 से 1842 तक रहे भारत के गवर्नर जनरल। क्या इनकी विशेषता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक जो चला, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ये पॉइंट नोट करने योग्य। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। लॉर्ड ऑकलैंड के ही समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड ऑकलैंड के ही समय में विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने ही प्रदान की। तो ये सब कार्य इनके उसमें हुए। अगला जो गवर्नर जनरल है भारत का, वो लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 तक। 42 में लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो फिर लॉर्ड एलिनबरो बने 1842 से 1844 तक। तो इनके समय में घटना पहली घटी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया, जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ था 1839 से 42 तक। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया।
और लॉर्ड एलिनबरो के समय में सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपेरियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध जो है, सिंध के बारे में नेपेरियर कहता है सिंध विजय के विषय में कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। लॉर्ड एलिनबरो के ही समय में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ लॉर्ड एलिनबरो को, बड़ा अच्छा काम किया 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के ही समय में हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई लॉर्ड एलिनबरो के ही समय में। अगले जो गवर्नर जनरल भारत के हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक। इनके समय की घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 तक, और जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। लॉर्ड हार्डिंग ने एक समाज सेवा का कार्य किया। उसने नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगाया। उसने कहा कि नरबली नहीं दी जाएगी। ये लॉर्ड हार्डिंग ने अपने कार्यकाल में लगाया। तो 1844 से 48 तक लॉर्ड हार्डिंग ने किया। फिर 1848 में लॉर्ड डलहौजी आया, जो 1856 तक रहा। 48 में आया और फिर 1856 तक रहा। इसके बड़े कारनामे हैं, चलो देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के कारनामे 1848 से 1856 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक लॉर्ड हार्डिंग में, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक जो चला, पंजाब तथा ब्रिटिश शासन में विलय हो गया पंजाब का। कब? 29 मार्च 1849 को विलय हो गया ब्रिटिश शासन में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 में हुआ, जो अनिर्णित रहा, कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ, उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। तीसरा युद्ध गुजरात यानी चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। पहला जो हो चुका था बर्मा युद्ध, लेकिन द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। सन जो लड़ते लड़ते 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया, सिक्किम पर। उसने कहा कि तुमने 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार किया है, इसीलिए 1850 में उस पर सिक्किम पर कब्जा कर लिया। फिर 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इनाम कमीशन, इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। जो भूमि का कर नहीं देते, ऐसे जागीरों को पता करके छीनना था। इनाम कमीशन 1852 में जो निर्मित हुआ। डलहौजी का शासनकाल इसके व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के कारण अधिक याद किया जाता है, और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य जो हैं, सबसे पहला राज्य सतारा 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर बुंदेलखंड वाला और संभलपुर उड़ीसा वाला 1849 में। जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का बघाट जो राज्य था 1850 में, वो भी हड़प लिया गया। उदयपुर मध्य प्रदेश वाला 1852 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में इसने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिए। सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया,
और जब 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। पहले तोपखाना कलकत्ता से में था, अब मेरठ में स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। तोपखाना कलकत्ता से मेरठ और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1857 ईस्वी में तीन प्रेसिडेंट थी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इनमें तीनों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक दशा में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ये तो डलहौजी का शिक्षा संबंधी हो गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाणे के बीच यानी 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। फिर 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब? डलहौजी के गवर्नर जनरल के काल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होने के बाद। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सार्वजनिक निर्माण विभाग लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लोक सेवा विभाग 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के ही समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। 1853 में काम भी बहुत किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो ये तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हुआ। अगला जो है लॉर्ड कैनिंग के बारे में 1856 से 1862 ईस्वी तक, 1856 से 1852। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं 1856 से 1862 ईस्वी तक। देखिए, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। गवर्नर जनरल अगर भारत का देखा जाए तो अंतिम है लॉर्ड कैनिंग, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा अगर देखा जाए वायसराय, यही पद जो गवर्नर जनरल का है, यही पद जो है वायसराय में बदल गया। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग की समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह था और इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। बना तो पहले ये गवर्नर जनरल ही था, अंतिम इसीलिए कहा जाता है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई तो फिर वायसराय नियुक्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1861 में। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। जो इलाहाबाद वाला उच्च न्यायालय है वो 1866 में आगरा में स्थापना की गई थी, लेकिन जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया।
कैनिंग के ही समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ये 1857 ईस्वी का पद है, महालेखा परीक्षक, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1859 में लागू की गई अपराध विधान संहिता। व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? 1861 में, और पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू की गई। तो ये तो लॉर्ड कैनिंग तक का शासन है। आगे हम लोग जो भारत के वायसराय, प्रथम वायसराय के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरे से वायसराय से आगे देखा जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं लूसेंट ऑप्शनल से वो देख लेते हैं 22 से 40 तक, क्योंकि 21वां हो चुका है। 22वां कह रहा है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जो है क्लाइव को बनाया गया 1700 कब बनाया गया? 57 से 60 तक। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो 1758 होगा, है ना? 57-58। 23वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिंक था। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, अभी हमने बताया, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वही बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो वो था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक, जो 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल प्रथम था, जिसका कार्यकाल 1774 से 85 तक रहा। 24वां क्वेश्चन अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसीलिए प्लासी का युद्ध 1757 का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। ये वाला सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। जैसे भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ये भी नहीं है। प्लासी का युद्ध का ये अंत ही नहीं है। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, ये भी गलत है। सिजाउद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ये भी गलत है। प्लासी का युद्ध सिजाउद्दौला के खिलाफ हुआ था, तो उसमें फ्रेंच कैसे समाप्त होंगे? 27वां है क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे। 28वां क्वेश्चन प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो अवध को मिलाया था। कुशासन यानी अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था फैलाने के चक्कर में अवध को मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने अवध को। आगे लिखा है वाजिद अली शाह जहां के वो 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी?
तो 1835 ईस्वी के मैकाले मिनट से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर वेंसीटार्ट आया, फिर वारेन हेस्टिंग्स, है ना, फिर वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60, फिर 65 से 67, वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85, फिर कर्टियर आया। कर्टियर जो है 1769 से 72 तक तो रहा। तो ऐसे होगा रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट और फिर कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स आए, है ना। 32वां भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी ईस्ट इंडिया की कंपनी की सफलता का राज था। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं कंपनी अगर सफल हुई तो। 33वां है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए? तो इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुए। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुए। 34वां है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो वह गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड डलहौजी था, जिसने डाक टिकट शुरू किए। 35वां है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। 36वां है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क था। 37वां है, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वो बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो शाह आलम द्वितीय जो था उसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित भी हुए शाह आलम द्वितीय। 38वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। 39वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग्स था। 40वां और आज का अंतिम, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, यही सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। बाकी और भी कारण थे लेकिन वो मेन कारण नहीं थे, जैसे काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला करना, व अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। तो ये सब थे, लेकिन मुख्य जो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन हमने आज देखे और भारत के प्रथम वायसराय तक सारे गवर्नर जनरल देखे। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।